बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा है सभी स्वस्थ होंगे और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी तैयारियां की है। अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें और अच्छी तरह से अपनी परीक्षाएं दीजिए। आज मैंने इसलिए यह वीडियो बनाया है ताकि आपके साथ एक प्रश्न पत्र पर चर्चा कर सकूं, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में आपकी सहायता हो सके। यह प्रश्न पत्र मैंने पहले भी समूह में भेजा था, आप लोग उस देख सकते हैं। अपने सामने प्रश्न पत्र रखिए और वीडियो सुन करके उसके जो आदर्श उत्तर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है अपठित बोध, जिसमें अपठित गद्यांश आते हैं और उस पर आधारित 7 प्रश्न होते हैं। 7 अंक के प्रश्न होते हैं, जिसमें से 3 बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्न होते हैं और 2 प्रश्न जो है 2-2 अंक के होते हैं। जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आता है, जो कि 10:15, 10:15 बजे आपके हाथ में प्रश्न पत्र आता है, आप उस समय जो पढ़ने के लिए समय दिया जाता है बोर्ड द्वारा 15 मिनट का समय, उस समय का सही नियोजन करें, सही तरह से उस समय का उपयोग करें और रीडिंग सेक्शन अच्छे से करें। उसमें दोनों गद्यांश रीड करके आप रख सकते हैं। चाहे तो अपने मन में किसी विशेष प्रश्न के उत्तर भी ध्यान में रख सकते हैं, खासकर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके उत्तर आप सोचकर रख सकते हैं। और जैसे ही आपका लिखने का समय शुरू होता है, तुरंत आप लिखना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से अपठित गद्यांश आप लिखेंगे। अब अपठित गद्यांश के लिए कोई विशेष प्रारूप नहीं है, या विशेष तरह से चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती, क्योंकि कोई भी गद्यांश आपको पूछा जा सकता है। खासकर जो कथन कारण असर्शन रीजनिंग प्रश्न है उस पर ध्यान से लिखिएगा। और 2 अंक के जो प्रश्न लिखने हैं आपको, जो गद्यांश पर आधारित होगा, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय सबसे बड़ी बात यह है कि आप गद्यांश से पंक्ति उठाकर मत लिखिए। कई बच्चे यह गलती करते हैं कि गद्यांश में से पंक्ति उठा करके उत्तर का भाग बना लेते हैं, जिससे उनके अंक कट जाते हैं। आप अपना उत्तर बनाइए और हमेशा आपको ये बात बताइए मैंने कि हर उत्तर की शुरुआत प्रश्न से ही होती है, और उसके बाद आप गद्यांश से उत्तर लीजिए और अपना स्वयं का उत्तर बनाइए। 5-6 पंक्तियों में आप 2 अंक का उत्तर लिख सकते हैं। पूरे मुद्दे उसमें समाविष्ट होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ताकि आपके कोई अंक न कटें। इस तरह से प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आपको प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ, आपके पास होंगे। ये देखिए, ये जो है प्रश्न 1 है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। गद्यांश के बाद आप देख सकते हैं 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से एक जो है कथन कारण असर्शन रीजनिंग के प्रश्न है, जिसको बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा। उस सारे ऑप्शन देख करके, विकल्प देख करके उत्तर लिखिएगा। और उसके बाद 2 प्रश्न देखिए, 2-2 अंक के हैं, जिसको आपको उसके उत्तर लिखने हैं गद्यांश में से चुनकर। उसी तरह से प्रश्न 2 में भी दिया गया है कि गद्यांश है जिसका जो कि 7 अंक के लिए है, 3 बहुविकल्पीय और 2 क्वेश्चन जो है आपको विस्तार पूर्वक लिखना है 2-2 अंक के लिए। तो गद्यांश का उत्तर लिखते समय आप वही चीज़ें ध्यान रखें, जो 15 मिनट का समय है उसमें आप उत्तर ढूंढ करके रख सकते हैं। और जैसे ही आपके 10:30 का समय होता है और आपको लिखने का समय दिया जाता है, तब आप सबसे पहले लेखन विभाग ही कीजिए, दूसरे सेक्शन में जाइए मत। आपकी आदत होती है कि आप पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश करते हो, इसलिए वह छोड़िए। सिर्फ और सिर्फ लेखन विभाग में, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, लेखन विभाग में ध्यान दीजिए और लेखन विभाग के सारे उत्तर जो है आप लिखने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आते हैं खंड ख में, जो कि व्याकरण है। बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल बोर्ड ने व्याकरण के प्रारूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। मैंने कोशिश की है कुछ उसी तरह के प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे, ताकि आप जब उत्तर लिखें आप सही तरह से उत्तर लिख सकें, ताकि आपके अंक न कटें। व्याकरण में 4 अध्याय है, पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है, मुहावरे हैं और समास है। प्रश्न पत्र में 3 सेट्स होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो,
क्वेश्चन नंबर 3 किसी प्रश्न पत्र में पदबंध हो सकता है, किसी में वाक्य क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 आ सकते हैं, तो कोई मुद्दे की बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्नों के उत्तर सही तरह से दें, और आपको 4 प्रश्न लिखने होते हैं, व्याकरण में 5 पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है व्याकरण में एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, पाँचों के उत्तर आपको लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड में जो बेस्ट आंसर होते हैं वे लिए जाते हैं। तो 5 में से जो 4 सही उत्तर होंगे वही आपके सही उत्तर माने जाएंगे, या वही आपके उत्तर होंगे। इसलिए ध्यान रखें हमेशा कि प्रश्न के उत्तर सही तरह से लिखें। अब हम पदबंध के जो प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 3, पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, खिड़की के बाहर अब असहाय दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। इसमें संज्ञा पदबंध छांटना है आपको। अब इसमें संज्ञा पदबंध की खासियत क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। संज्ञा पदबंध के पहले संज्ञा की विशेषता होती है हमेशा। अब इस क्वेश्चन में जो है असहाय दोनों कबूतर, क्योंकि असहाय कबूतर की विशेषता है और दोनों जो है उसकी संख्या बताई गई है, तो ये दोनों विशेषण है, इसलिए विशेषण और संज्ञा तक, ठीक है, आपको विशेषण संज्ञा पदबंध के लिए उत्तर छांटने हैं। तो उत्तर होगा असहाय दोनों कबूतर। और खिड़की के बाहर, अभी कई बच्चों को लग रहा होगा तो खिड़की के बाहर भी तो एक विशेषण हो सकते हैं, परंतु यह क्रिया की विशेषता बताई गई है, कहाँ बैठा है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण कभी भी संज्ञा पदबंध का अंग नहीं होता है, पार्ट नहीं होता है, सिर्फ विशेषण ही संज्ञा पदबंध का अंग होता है। तो खिड़की के बाहर जो है यह क्रिया विशेषण है जो कि बैठे की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया विशेषण पदबंध छांटने के लिए हमेशा कब, कहाँ, कितना और कैसे प्रश्न पूछा जाता है क्रिया से। चूंकि इस प्रश्न में क्रिया जो है बैठे रहते हैं। अब आपने अगर प्रश्न पूछा कहाँ बैठे रहते हैं, तो उत्तर मिलेगा खिड़की के बाहर अब, और कब बैठे हैं अब, मतलब 2 क्रिया विशेषण संबंधी प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल रहे हैं। तो उत्तर लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि विशेषण और क्रिया विशेषण में संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो मन में, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा जो है, किसी वाक्य में विशेषण पदबंध का प्रयोग कैसे किया जाता है और कारण भी लिखिए। अब इस तरह से प्रश्न जो है ये हॉट्स में आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। आपको किसी वाक्य में विशेषण पदबंध को कैसे पहचाना जाता है, उसका प्रयोग कैसे होता है, साथ में कारण भी लिखना है। तो विशेषण पद, आपको ये पता होना चाहिए विशेषण पदबंध जो है संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला अगर उदाहरण हम ले देते हैं, ऊपर का उदाहरण देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, असहाय दोनों कबूतर। तो असहाय दोनों यह विशेषण पदबंध है, क्योंकि दोनों शब्द जो है विशेषण का भाग है जो कि कबूतर की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। बुद्धिमान और चालाक राजन, तो बुद्धिमान और चालाक जो है राजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राजन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है, जो कि आपको इस तरह से लिखना है उदाहरण के साथ। जब भी परिभाषा से संबंधित क्यों पूछा जाए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। तो उत्तर में यह लिखना है, जब कोई पदबंध विशेषण का बोध कराते और साथ में संज्ञा की विशेषता बताते, वह विशेषण पदबंध कहलाता है। साथ में उदाहरण भी आपको लिखना है, और उदाहरण को आप फिर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण लिख करके, जैसे मैंने कहा कि चालाक और बुद्धिमान राजन, तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है कि चालाक और बुद्धिमान यह विशेषण पदबंध है, क्योंकि उसके अगला जो पद है राजन, जो कि संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो कि है विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध में अंतर उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी उदाहरण लिखना ही लिखना है। सबसे पहले विशेषण का जिक्र हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है कि विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। साथ में क्रिया विशेषण पदबंध, जैसे खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर बैठे हैं। अब जो खिड़की के बाहर अब जो है यह कबूतर की विशेषता नहीं बता रहे, बैठने की विशेषता बताई जा रही है। धीरे धीरे वह गिर गया, तो धीरे धीरे गिरने की विशेषता है। तो इस तरह से जब कोई विशेषण शब्द क्रिया को डिस्क्राइब करते हैं, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उदाहरण लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, तब वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं बच्चों। निडर वजीर अली आजमगढ़ से घाघरा की ओर जा रहा था।
निडर वजीर अली। अब प्रश्न पूछा है रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। अब इसमें नाम लिखना है, सिर्फ आपको भेद लिखना है। तो बहुत आसान है। आजमगढ़ से घाघरा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मैंने बताया आपको क्रिया विशेषण के लिए कहाँ जा रहा है, आजमगढ़ से घाघरा की ओर। तो सीधा सीधा उत्तर है आपका क्रिया विशेषण, क्योंकि कहाँ का उत्तर मिला है और हमने जब क्रिया से प्रश्न पूछा है कहाँ जा रहा है तो उत्तर साफ है। प्रश्न संख्या 5, परिस्थितियों का मारा वह लकड़ी की तलवार निकालकर भूमि को चीरने लगा। अब इसमें प्रश्न पूछे सर्वनाम पदबंध छाट कर लिखिए। यह भी बड़ा आसान है। परिस्थितियों का मारा वह, अंतिम पद संज्ञा है इसलिए यह सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध है। तो इस तरह से सर्वनाम पद तक आपको अंडरलाइन करना है शुरुआत से। परिस्थितियों का मारा वह तक अंडरलाइन करेंगे तो वह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अंतिम पद जो है सर्वनाम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यह हो गया विशेष पदबंध की बात। अब आते हैं वाक्य पर, जो कि रचना के आधार पर वाक्य भेद है। उसके 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य में आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की बात है कि जो योजक है संयुक्त और मिश्र वाक्य, योजक को थोड़ा सा याद कर लीजिए कि कौन से योजक किस वाक्य के लिए लागू होते हैं। योजक आपको पता हो जाएगा तो आपको वाक्य परिवर्तन और वाक्य के भेद पहचानने में आसानी होगी। और रही बात परिभाषा से संबंधित प्रश्नों की, तो उसका हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, रीति के अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक है। इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। उस गांव की यह रीति थी कि दोनों एक ही गांव के हों। देखिए सिंपल इससे बनाना है, की में छोटी की मात्रा लगा दिए, जो कि मिश्र वाक्य का योजक है, आपका मिश्र वाक्य बन गया। और मिश्र वाक्य के लिए जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक योजक का प्रयोग होता है, जो कि क्योंकि, यदि, तो, जो, वह, जिसने, उसने, जैसे, वैसे, इन सारे शब्दों का प्रयोग उसमें होता है, जिसमें अमूमन 2-2 योजक के प्रयोग होते हैं, पहले वाक्य के शुरुआत में और दूसरे वाक्य के शुरुआत में। बड़ा आसान है पहचानना। प्रश्न संख्या 2 बच्चों, उदार व्यक्ति की कथा का बखान माँ सरस्वती भी करती है। इसमें आपको करना है वाक्य का भेद लिखकर उसका कारण भी बताना है। देखिए ये प्रश्न जो है हॉट्स के अंतर्गत पूछे गए हैं कि भेद भी बताना है, साथ में आपको कारण भी लिखने हैं कि अगर आपने संयुक्त वाक्य कहा तो क्यों, सरल वाक्य कहा तो क्यों। तो यह सरल वाक्य होगा और उसका कारण सबसे बड़ा कारण है सरल वाक्य का, आप हमेशा लिखिएगा उत्तर, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य के होने का कारण है कि उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, साथ में किसी भी प्रकार के समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक योजक का प्रयोग नहीं होता। हाँ, मैंने पहले भी कहा है आपको कि कुछ योजक लगते हैं इसमें, हालांकि उसका जो कार्य है संयुक्त वाक्य में वह कार्य वो सरल वाक्य के लिए नहीं होता है। जैसे और का प्रयोग होता है, लेकिन और संयुक्त वाक्य में 2 समानाधिकरण शब्दों को, वाक्यों को जोड़ता है और सरल वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देख सकते हैं कि राम और श्याम खेल रहे हैं। अब इसमें राम और श्याम को जोड़ने वाले और, हालांकि योजक है परंतु यह 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसलिए यह सरल वाक्य है। ठीक है, मुझे किसी के मुख से किंतु परंतु नहीं सुननी। अब इसमें कहा कि मुझे किसी के मुख से एक्सक्यूजेस नहीं सुनना, किंतु परंतु यह 2 वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में प्रयोग हुआ है। वही संयुक्त वाक्य में इसका अलग तरह से प्रयोग होता है, 2 वाक्य को जोड़ा जाता है। इसलिए सरल वाक्य में योजक जब भी प्रयोग होंगे वो 2 शब्दों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मुझे किसी और के मुख से यह बात नहीं सुननी, तो यह भी सरल वाक्य है। तो और किंतु परंतु लगने के बाद आप बिल्कुल भी संदेह में न रहे, कन्फ्यूज न रहे कि यह संयुक्त वाक्य के योजक है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं जो कि समान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। इसमें सुबह हुई एक स्वतंत्र वाक्य है जो अपना अर्थ दे रहा है, चिड़िया चहचहाने लगी यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है, इसको जोड़ने वाले योजक और। तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य के निर्माण में अव्यय की भूमिका उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संयुक्त वाक्य, ये भी हॉट्स क्वेश्चन है बच्चों, CBQ, कि संयुक्त वाक्य जो बनते हैं उसमें अव्यय की क्या भूमिका है। अव्यय मतलब अविकारी।
ठीक है, हमने अभिकारी के 4 भेद होते हैं। खास करके वाक्य के दृष्टिकोण से अगर हम ध्यान रखेंगे तो उसमें जो समुच्चय बोधक है वह अव्यय में काम आते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वैधिकरण समुच्चय बोधक। तो संयुक्त वाक्य जो जुड़ते हैं वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक से जुड़ते हैं, उसमें दूसरे वैधिकरण योजक का प्रयोग नहीं होता। जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, वरना, नहीं तो, ये सारे वाक्य जो सारे शब्द जो है योजक जो है यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक के योजक है जो संयुक्त वाक्य में जुड़े जाते हैं। ऐसे प्रश्न के साथ उदाहरण जरूर दीजिएगा। उदाहरण देते समय ध्यान रखिएगा कि योजक उसमें आए। तुम उनसे मिल लेना किंतु तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 वाक्य है उससे जोड़ने वाले किंतु। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। वजीर अली ने खंजर निकालकर वकील का काम तमाम कर दिया। इसमें संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य बनाना है, बड़ा आसान है। वजीर अली ने खंजर निकाला और वकील का काम तमाम कर दिया। और जुड़ा समानाधिकरण नियोजक है और दोनों स्वतंत्र वाक्य बन गए। प्रश्न 5वां जो है, बुद्धिमान होने के बाद भी वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, बुद्धिमान होने के बाद भी वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। अब इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। देखिए, मैंने कक्षा में कई बार बताया आप लोगों को और पुराने वीडियो में भी है कि जब भी एक सकारात्मक और एक नकारात्मक वाक्य होगा तो वह यद्यपि तथापि लगता है, हालांकि फिर भी लगता है। ठीक है, जैसे यद्यपि वह बुद्धिमान था तथापि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, हालांकि वह बुद्धिमान था फिर भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इस तरह के वाक्य जो है, देखिए इसमें उसका बुद्धिमान होना सकारात्मक है क्योंकि बुद्धिमान है, और नकारात्मक क्या है, बुद्धिमान होने के बाद भी वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, इसलिए यह नकारात्मक है। ऐसे वाक्य में हमेशा यद्यपि, तथापि या तो हालांकि फिर भी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर बच्चों, जो कि है समास। समास आपको पाठ्यपुस्तक पर आधारित पूछे जाएंगे, तो पाठ्यपुस्तक से आधारित जितने भी समास है आप पूरे ध्यान में रखिए। सबसे पहला जो शब्द है आत्मबल, आत्म का बल, तत्पुरुष समास का की के, ये जो तत्पुरुष समास के भेद, आपको उपभेद लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल तत्पुरुष समास भी लिखा तो वह काफ़ी होगा। दूसरा प्रश्न है बहुब्रीहि समास का उदाहरण लिखकर कारण भी लिखिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। यह जो है CBQ या हॉट्स के अंतर्गत आते हैं कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण लिखना है और उसके कारण क्यों बहुब्रीहि समास है। तो जैसे मैंने अगर उदाहरण लिखा कि नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब इसमें प्रथम और द्वितीय पद का कोई महत्व नहीं है। प्रथम और द्वितीय पद मिलकर तीसरे पद, मतलब नीला है कंठ जिसका, कौन, शिव जी, तो तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तीसरे पद का बोध कराते हैं, तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। तीसरा पद इसमें मुख्य होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा पद मुख्य होता है और इसमें किसी विशेष व्यक्ति विशेष को इंगित करते हैं, तब वह बहुब्रीहि समास होगा। प्रथम और दोनों पद जो है इसमें उसका महत्व नहीं होता है, तीसरे पद का महत्व होता है। अगला प्रश्न है, उदाहरण जरूर दीजिएगा जब भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और क्यों? आसान सा उत्तर है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं क्योंकि द्वंद्व समास के दोनों पद समान होते हैं इसलिए, और का प्रयोग होता है इसमें योजक के स्थान पर, इसलिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद की भूमिका एक समान होती है। चौथा प्रश्न है, बिना पलक झपकाए समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। निर्निमेष, आपके पर्वत प्रदेश में पावस में यह प्रश्न आया है। निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए, अव्ययीभाव समास है क्योंकि अव्यय पद का बोध करा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि पाठ्यपुस्तक के समास के सारे उदाहरण आप अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद है जलद यान, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। जलद रूपी यान, यहाँ पर भी पर्वत प्रदेश के में पावस से प्रश्न लिया गया है। जलद रूपी यान, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ पे जलद मतलब बादल, बादल रूपी विमान में घूम घूम करके इंद्र जो है अपना इंद्रजाल दिखा रहे हैं, तो इसका महत्व यही है। और भेद है अव्ययीभाव समास।
अगला प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। मुहावरे। बच्चों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है मुहावरे के उत्तर लिखने में। थोड़ा सा पाठ्य पुस्तक के मुहावरे लर्न कर लीजिए पूरे, और साथ में वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश कीजिए, नए नए वाक्य में। लेखक ने कहा, आज के समय में किसी की परेशानी देखकर दिल पसीज जाता है। इसमें क्वेश्चन है, पंक्ति से मुहावरा चुनकर उसका वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। दिल पसीज जाना, दिल पसीजना मतलब दया, दया आना। ठीक है। दोनों कबूतरों को फड़फड़ाते देखकर मेरा दिल पसीज गया। देखिए, जब भी वाक्य प्रयोग करें ध्यान रखें, वाक्य में प्रश्न नहीं उठना चाहिए। क्यों? ठीक है। आप साधारण ऐसा नहीं लिख सकते मेरा दिल पसीज गया, तो सवाल उठता है क्यों पसीज गया भाई, क्या कारण है, ऐसा क्या देख लिया, या ऐसा क्या हो गया। तो ये सवाल पीछे उठना नहीं चाहिए, अन्यथा मार्क्स कटेंगे। दुखी व्यक्ति को रोते देखकर मेरा दिल पसीज गया, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया है कि दुखी व्यक्ति को देखकर। तो जब भी मुहावरे से वाक्य बनाए तो उसमें कारण भी लिखिए आपके मुहावरे होने का, मुहावरे लिखने का। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। ठीक है। इसमें टाइम बाउंड है क्योंकि आपने पढ़ाई से संबंधित बात की है। ठीक है। किसान जो है खेत में खून पसीना एक करता है, विद्यार्थी जो है पढ़ाई के लिए दिन रात एक करते हैं। ये अंतर को समझिए। तीसरा प्रश्न है, मुंह की खाना और मुंह में पानी आना। मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह से पराजित होना। आसान सा प्रश्न है ना। इस बार इंग्लैंड जो है भारत ने इंग्लैंड को मुंह की खाने, इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं कि भारत के विरुद्ध में इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी, मतलब बुरी तरह से उन्हें हारना पड़ा। और साथ में मुंह में पानी आना, गरम गरम जलेबियाँ देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो वाक्य बनाते समय कारण मैंने पहले भी कहा है, कारण नहीं छूटना चाहिए। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा भी पुस्तक लेकर बैठना पहाड़ के समान था। अब यह बड़े भाई साहब का मुहावरा है। बड़े भाई साहब के सारे मुहावरे बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक या आपके पाठ्यक्रम में जितने मुहावरे, उसका 40% मुहावरा जो है बड़े भाई साहब से है। बड़े भाई साहब, 5वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब चाहते थे कि लेखक हमेशा जीवन में उन्नति करे, क्योंकि उनके रहते हुए बेराह चले तो लेखक को अच्छा नहीं लगेगा। बेराह चलना, गलत रास्ते पर चलना। तो मुहावरे चयन करते समय बड़ा ध्यान रखिए कि अंतिम शब्द और पहले शब्द रिक्त स्थान का वो मेल खाए, बेमेल नहीं होना चाहिए। ठीक है। यह हो गई अपने व्याकरण की बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यह है आपके पठित गद्यांश। ठीक है, जो कि आप कर लेते हैं, परंतु फिर भी इसमें कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें बच्चे संदेह में हो जाते हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़िए अच्छे से और उसके बाद उत्तर लिखिए। गद्यांश पर आधारित उत्तर होते हैं। कभी कभी टेक्स्ट के अंदर से भी एक आध प्रश्न डाल जाते हैं बोर्ड द्वारा। लेखक के साथ कई दिन से कौन काम कर रहा था, तो इसमें उत्तर साफ साफ है। डायरी का एक पन्ना से लिया गया यह गद्यांश है। देखिए आप, ब्रिजलाल गोयन का उत्तर ऑप्शन 4 दिया, पूर्णदास, पुरुषोत्तम, फिर ब्रिजलाल गोयन का और क्षितिज चटर्जी। तो इसमें उत्तर है ब्रिजलाल गोयन का। दूसरा प्रश्न है, घायलों का फोटो किस लिए उतारा जा रहा था। तो जब पाठ आप पढ़ते हो तब भी कि सबसे बड़ा कारण है, इसमें प्रमाण रहे कि किन किन लोगों ने इस जुलूस में, इस आंदोलन में भाग लिया है। इसमें और भी कारण हो सकते हैं, परंतु 4 में से जो ज़्यादा सटीक उत्तर है उसे आपको को लिखना है। अंग्रेज सरकार को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं, तो हमें क्या करना है, उनको दिखाकर सुभाष बाबू को भी दिखाने के लिए, क्योंकि सुभाष बाबू स्वयं जुलूस का हिस्सा थे, उन्हें सज़ा दिलाने के लिए। ये तो गलत ही, पूरा ही गलत है। हाँ, इसमें और उत्तर हो सकते हैं। ऐतिहासिक, ये प्रश्न आपके 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं कि फोटो क्यों उतरवा रहे थे। उसमें से एक कारण है कि प्रमाण रहे कि किन किन ने जुलूस में भाग लिया था, किन किन लोगों ने। साथ में ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए, ठीक है, और कितने लोगों ने भाग लिया था अंग्रेज़ों के अत्याचार को समाज तक पहुंचाने के लिए। अगले दिन समाचार पत्र में समाचार के लिए भी हो सकता है एक कारण। तो 3-4 कारण आप लिखोगे तो 2 मार्क के लिए काफ़ी होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। पंक्ति का अर्थ है कि पहली बार
इतनी स्त्रियां गिरफ्तार हुई थी किसी आंदोलन में। बाकी ऑप्शन तो अप्रोप्रिएट है भी नहीं। चौथा प्रश्न है, वह वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा। इस पंक्ति में मोनूमेंट का अर्थ क्या है? इसमें बच्चों ने बहुत गलतियां की है। मोनूमेंट एक इमारत लिखा है, एक इमारत ऑप्शन भी है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, अंग्रेजों का कार्यालय है, एक मंदिर है। ठीक है, तो हम अगर एक अप्रोप्रिएट और एक आइडियल आंसर की ओर जाते तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता का प्रतीक मानकर ही वहाँ पर झंडा फहराने की कोशिश की थी। लाल किले में हमारे प्रधानमंत्री जो झंडा फहराए थे वह स्वतंत्रता के प्रतीक है इसलिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। पांचवा प्रश्न है जो असर्शन रीजनिंग है, कथन कारण है। स्वतंत्रता आंदोलन में कोलकाता के नाम पर लगा कलंक मिट गया था, कथन है। कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हुआ था, जो एक कलंक लगा था उनके सिर पे कि यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं हो रहे, अब हो रहे। कारण है, आंदोलन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कारण भी बिल्कुल सटीक है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन होगा कि कथन और कारण दोनों सही है, साथ में कारण जो कथन की सही व्याख्या करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो कि गद्य पर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है 2-2 अंक के लिए। पहला प्रश्न है, क्या झेन की देन में बताई गई युक्तियाँ मानसिक विकार को दूर करने में काम आती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कि झेन की देन में जिस तरह से बताई गई, जापान में एक विधि है चाय पीने की विधि जिसे चानो ये कहते हैं, क्या इससे मानसिक शांति मिलती है या मानसिक विकार दूर होते हैं? कारण भी लिखना है। तो बिल्कुल दूर होते हैं, अन्यथा जापान जैसे प्रगतिशील राष्ट्र जो है आज तक इस तरह की विधि को ना अपनाते। कहा जाता है कि जापान हमसे 50 साल आगे हैं, तो उसका कारण होगा वहाँ पर लोग जो है चलते नहीं दौड़ते हैं। एक दिन 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करते हैं, तो वे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इस गति को रोकने के लिए, इस गति को शांत करने के लिए चानो ये जो है चाय पीने की एक विधि है जो उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। भारत में भी हम योग करते हैं, आंखें बंद करके योग ध्यान करते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो उत्तर बिल्कुल सटीक है। तर्क यही है कि भारत में, जापान में इतने काम करने के बावजूद अगर उन्हें मानसिक शांति मिल रही है, मतलब यह योग का जो तरीका है, जो युक्तियाँ है, हमारे मानसिक रोगों को, मानसिक विकार को दूर करने के लिए लाभदायक है। इस तरह के उत्तर की शुरुआत बच्चों हमेशा प्रस्तावना से करें। पाठ प्रवेश में संदर्भ लिखें कि कौन है, रविंद्र केलेकर जी द्वारा रचित झेन की देन पाठ से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। लेखक कहते हैं कि इस तरह से उत्तर की शुरुआत करें और आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न है, कारतूस पाठ के आधार पर लिखिए कि वजीर अली द्वारा कारतूस प्राप्त करना क्या दर्शाता है। अब कई बच्चे लोगेंगे उसको कारतूस की कमी थी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हबीब तनवीर जो है इनके लेखक है, और उन्होंने कहा है कि किस तरह से वजीर अली जो है अंग्रेज़ों को उसकी हैसियत दिखाना चाहते हैं कि वजीर अली के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। वजीर अली निडर और जाबाज सिपाही है जो आपके खेमे में घुसकर जो आपकी कारतूस प्राप्त कर सकता है। तो आपको भी, और आपको जिंदा छोड़ करके यह भी दर्शाया कि वे नेक दिल भी है। तो केवल कारतूस प्राप्त करना वजीर अली की मंशा नहीं थी, उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों को यह समझाना कि आप वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि वह एक जाबाज सिपाही है। तीसरा प्रश्न है, इसमें से किसी 3 प्रश्न के उत्तर लिखना है, चौथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीनों प्रश्न अच्छे से लिखे। सभी जो है कंटेंट ध्यान में रख करके आपको क्या लिखना है। 2 मार्क्स के लिए 4 मुद्दे कम से कम होने चाहिए। मनुष्य की वर्तमान जीवन शैली ही एक बड़ा कारण है प्राकृतिक असंतुलन का। यह अब कहा दूसरों के दुख से लिया गया, आपको पता होना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है। कथन का स्पष्टीकरण अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। आप इस जो कथन है उसको स्पष्ट करना कि क्या वर्तमान में जो एक असंतुलन फैला है हमारी प्रकृति में, उसका सबसे बड़ा कारण जो है हम है, हमारी जीवन शैली। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जिसका कारण हमें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। बिन मौसम बरसात हो जा रहा है, नए नए रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो ये हमारी करनी है। हमने जंगलों को काटकर पशु पक्षियों को उसके घर से बेघर कर दिया है। जंगल को काटकर हमने अपना घर बना लिया, जिस समुद्र को पीछे धकेल दिया है, जिससे जब चाहे अब समुद्र जो है हमारे घर में घुसता है।
तो ये सारे कारण जो है इंसान की जीवन शैली के ही कारण हैं कि आज जो प्रकृति जो अपना क्रोध दिखा रही है, अपना गुस्सा प्रकट कर रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है इंसान है और उसकी बदलती जीवन शैली है। एक आधुनिकता की होड़ में हम इतने भाग रहे हैं कि हमने प्रकृति को ध्यान में रखा ही नहीं, जो कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और उसे हमें लेकर ही आगे बढ़ना है। इसलिए हमें इस उत्तर को सही जस्टिफाई करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आप देखिए, शैलेंद्र के गीत की विशेषता बताते हुए स्पष्ट कीजिए जो बात उनके गीतों में थी वही उनके जीवन की भी थी। कि शैलेंद्र के गीत की विशेषता है शांत नदी के प्रवाह के समान और सागर की गहराई लिए हुए, मतलब उनके जीवन की भी यही विशेषता। वो पंक्ति याद कीजिए आप कि शैलेंद्र के जीवन भी उनके गीतों के समान ही है। गीतों में जिस तरह से मनुष्य को केवल कठिनाइयों का सामना नहीं बल्कि उससे जूझने की ताकत भी मिलती है, वैसे ही उनके जीवन की भी विशेषता कि वे कभी इंसान को कठिनाइयों में नहीं छोड़ते, उनको पार लगाते हैं। तो यही विशेषता उनके गीतों की भी उनके जीवन की भी है। वे शांत नदी के समान है और साथ में समुद्र की गहराई लिए हुए, जो इंसान को हारना नहीं बल्कि उसे जीतने की राह बताती है। तो यह हो गया 4 प्रश्न। आप लोग प्रस्तावना लिखना ना भूलिए हर पाठ का। उसके बाद है पठित कविता पद्यांश। अब यहाँ पर एक पद्यांश है जो कि आत्मत्राण से लिया गया है, ध्यान दीजिए आप लोग। कवि ईश्वर से क्या चाहता है? 4 ऑप्शन है इसमें। धन ऐश्वर्य, मुसीबतों से बचाव, भय से मुक्ति, संकट से जूझने का साहस, सभी। देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे धन संपत्ति चाहिए और ना ही कहा मुझे मुसीबत से आप बचाओ। उन्होंने मुसीबतों का सामना करने की ताकत मांगी, साहस मांगा है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वह सही है। दूसरा प्रश्न है, तुम पर करुणा कुछ संशय, अर्थात कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए मैं आपके अस्तित्व पर कभी संदेह ना करूं। तो पहला उत्तर जो है, किसी भी स्थिति में कभी ईश्वर पर शक नहीं करना चाहते, सही अप्रोप्रिएट उत्तर है। अगला है, कवि की अनुनय क्या है, क्या विनती करते हैं? दिया दुखों को दूर करने की बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे दुख जो आप दूर करें। दूसरों से सहायता की उम्मीद उन्होंने नहीं की है, दुख को सहन करने की ताकत मांगी है उन्होंने। चौथा है, निखिल मही द्वारा वंचना करने का आशय क्या? मतलब उन्होंने एक आखिरी में दिया कि पूरा संसार, पूरी पृथ्वी भी अगर उनका उनका विरोध करे, तब भी वे कभी मन में यह बात ना आए कि उनका सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो चौथा ऑप्शन जो है, सारी पृथ्वी के लोगों द्वारा दुख में साथ छोड़ उसे धोखा देने पर भी वे कवि पर संदेह नहीं करना चाहते। कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? मानव को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, अपनी रक्षा स्वयं करने की सामर्थ्य उसमें होना चाहिए। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आप पाठ अच्छे से पढ़ें, कविताओं का पठन करें, उसका भावार्थ पढ़ें। अगला जो प्रश्न है बच्चों, जो कि काव्यखंड से 4 प्रश्न होते हैं, उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। 2-2 अंक के एक प्रश्न है, प्रस्तावना लिखना अनिवार्य है ताकि परीक्षक पर जो है उसका अच्छा प्रभाव पड़े। जब मैं था तब हरि नहीं के माध्यम से कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले दोहे का भाव आप याद कीजिए कि निर्गुण काव्यधारा के कवि कबीर द्वारा रचित दोहे से प्रस्तुत पंक्ति ली गई है। जहाँ पर पंक्ति होगी वहाँ पर पंक्ति लिखिए, जहाँ पर पंक्ति नहीं होगी, साधारण प्रश्न होगा, तो आप प्रसंग लिखिए या संदर्भ लिखिए। तो इसमें कहा कि मैं अर्थात अहंकार, कहा कि जब मुझे प्रभु रूपी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर का अहंकार जो है हमेशा के लिए मिट गया, और जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई नहीं। अर्थात प्रभु रूपी प्रकाश के दर्शन होते ही मेरे मन में अहंकार रूपी अंधेरा जो है सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। तो इस पंक्ति का भाव आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि यदि सुमृत्यु नहीं हुई तो आपका जीना और मरना व्यर्थ है ना? मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि सुमृत्यु उसे कहते हैं जिसके बाद ये पूरा संसार आपको याद करे आपके सत्कर्मों के लिए। तो आपका जीवन अगर किसी के काम ना आए तो आपका जीना और मरना व्यर्थ है। कवि ने इस बात की ओर इंगित किया है कि आपका जीना किसी के काम आए, आपके मरने के बाद वे आपको याद करें। इसलिए जीते जी ऐसे कर्म करें, दूसरों पर उपकार करें, दूसरों की सहायता करें, ताकि आपकी मृत्यु के बाद हर इंसान जो है आपके कर्मों के कारण आपको
याद करें। इसीलिए कवि ने कहा है कि यदि सुमृत्यु नहीं हुई तो आपका जीना और मरना व्यर्थ है। ऐसा जीना ही क्या जो मृत्यु के बाद लोग आपको याद ना करें। तीसरा प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अलंकार तो है नहीं हमें, परंतु यह महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पाठ से संबंधित, क्योंकि पूरा पाठ ही जो है पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, मानवीकरण अंग्रेजी में है ना शब्द, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि पूरे निर्जीव प्रकृति को उन्होंने सजीव रूप में वर्णन किया है। हर कविता का हर भाग जो है वह मानवीकरण अलंकार है। चाहे आपको उदाहरण देना है, चाहे पर्वत का अपना दृश्य नदी समान आईने में देखना, खुद को गौरवान्वित महसूस करना, गौरवशाली महसूस करना, क्योंकि उन्होंने पर्वत पर खिले हजारों जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, फूलों की रक्षा की है। चाहे पर्वत द्वारा किसी इंसान की भांति जलद यान में उड़ जाना, बादल रूपी पंख लगाकर उड़ जाना, फिर बारिश के बारे में बताया कि वर्षा रूपी बाणों से जो है धरती पर आक्रमण कर देना, ये सब मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हम दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कर चले हम फिदा गीत के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों कहते कि राह कुर्बानियों के ना वीरान हो। कैफी आजमी जी द्वारा रचित है कविता कर चले हम फिदा, जिससे यह पंक्ति ली गई है। कवि कहते हैं कि हमने, कवि अर्थात कवि जो है सैनिकों की भाषा, सैनिकों की वाणी जो है हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। कहा कि जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं वे कह रहे हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, अर्थात हमने जो एक रास्ता बनाया है देश के प्रति मर मिटने की, देश के प्रति मर मिटने की राह जो हमने बनाई है, एक रास्ता जो हमने बनाया है, वह कभी सुनसान नहीं होना चाहिए। सदा जो है नया काफिला बनते रहना चाहिए जो देश की खातिर मर मिटे, ताकि रावण रूपी शत्रु जो है इस देश की ओर आँख ना उठाए। उन्होंने कहा कि आपको ही लक्ष्मण बनना है, आपको ही राम बन करके इस देश की रक्षा करनी है। इस तरह से आप पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संचयन पर आधारित 3 प्रश्न होते हैं, आपको पता ही है, 3-3 अंक के लिए 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है उसमें अतिरिक्त प्रश्न उत्तर लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जितना पूछा गया है उतना ही लिखे, केवल और केवल व्याकरण में ही आपको सारे प्रश्न लिखने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। प्रश्न 11 हरिहर काका से लिया गया। पहला प्रश्न, हरिहर काका अपने जीवन में किस प्रकार की मानसिक यातनाओं से गुजर रहे थे। इसमें हरिहर काका की सारी पीड़ा, उसके दर्द, उसकी मानसिक अशांति के कारणों का उल्लेख करना है कि मिथिलेश्वर जी द्वारा रचित संस्मरण हरिहर काका से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। इसमें उन्होंने हरिहर काका के दुखों का वर्णन किया, जो सबसे पहले उनके सबसे जो धार्मिक आस्था के प्रतीक है ठाकुर बड़ी से मिलता है, जो कि बहुत ही दुखद है। महंत जी उन्हें दुख देते हैं, उनके सारे विश्वास को हिला डालते हैं। उसके बाद उनके परिवार से भी उन्हें दुख मिलता है, मानसिक अशांति मिलती है, पीड़ा मिलती है, जो बड़ी दयनीय स्थिति में उन्हें ला देती है। सारे पाठों का उल्लेख करना है, सारे मुद्दों का उल्लेख करना है, किस तरह से महंत ने उन्हें धोखा दिया, साथ में उनके भाई अपने होकर भी परायों जैसा व्यवहार करने लगे, उन्हें अपहरण तक किया, उन्हें मारा पीटा, और एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें एकाकी में जीवन बिताने लगे। तो ये सारी परिस्थिति जो उनके अपनों ने ही की है। दूसरा प्रश्न है, क्या पीटी प्रीतमचंद द्वारा अनुशासन में रहना और अपने विद्यार्थियों से अनुशासन की अपेक्षा करना, एक्सपेक्टेशन रखना, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि वर्तमान में अनुशासन की क्या स्थिति है विद्यार्थियों में। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रीतमचंद जो स्वयं अनुशासन में रहते थे, दूसरों से भी अनुशासन की अपेक्षा करते थे, हर चीज़ में उन्हें अनुशासन अच्छा लगता था ताकि जीवन में उनके विद्यार्थी आगे बढ़ सके। तो वर्तमान में इस तरह की बातें होना कितना सार्थक और सही भी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है अनुशासन को उतना महत्व नहीं देती, परंतु अनुशासन का महत्व जीवन के हर पड़ाव पर है। क्योंकि बच्चे अगर विद्यालय में अनुशासन नहीं सीखेंगे तो आगे जब भी वो अपने जीवन में समाज में प्रवेश करेंगे, नौकरियां करेंगे, तब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अनुशासन का महत्व समाज में समय के हर दौर में उतना ही बना रहेगा जितना प्राचीन काल में था।
इसलिए आपको पूरा विस्तार से लिखना है। आज जिस तरह से अनुशासनहीन वातावरण का एक निर्माण हुआ है विद्यालय में, उसे अगर दूर करना है तो प्रीतम चंद जैसे अध्यापक जो स्वयं अनुशासन में रहते हैं और साथ में अपने विद्यार्थियों से भी अनुशासन की अपेक्षा करते हैं, वे बिल्कुल सही है। तभी जाके एक हम समृद्ध और अनुशासित समाज और विद्यार्थी का निर्माण कर पाएंगे। इसमें तीसरा प्रश्न है बच्चों, टोपी बड़ी मुश्किलों और बाधाओं का सामना करके कक्षा में पास होता है, क्या उसे हतोत्साहित ना होकर प्रोत्साहित करके जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती थी? बिल्कुल हाँ। जिस तरह से उन्हें घर और विद्यालय दोनों जगह हतोत्साह मिला, सबने शिक्षकों से लेकर के घर के सभी सदस्यों द्वारा उसे डिमोरलाइज किया गया, हतोत्साहित किया गया। अगर वे नहीं करते शायद उसे और सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के वो परीक्षा में बैठता, शायद वह 2 बार उसे फेल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर शिक्षकों ने उसका साथ दिया होता तो उसे 2 बार परीक्षा देने की आवश्यकता, 3 बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वह भी उन बच्चों के साथ उसी की कक्षा में होता जो उसके साथ थे। उसे कक्षा में जलील नहीं होना पड़ता और न ही घर में छोटे बड़े सबकी डांट सुननी पड़ती। तो बिल्कुल सही है। अगर परिवार वाले और विद्यालय चाहता तो टोपी को इस मानसिक यातनाओं से मुक्ति दे सकते हैं। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है, साथ में प्रस्तावना भी। अब आते हैं अनुच्छेद की ओर बच्चों। जब भी आप अनुच्छेद लेखन विभाग में आएंगे, समय नियोजन बहुत ज़रूरी है। आपको कितना समय देना है हर टॉपिक के लिए आप पहले निश्चित कर लीजिए। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं राइटिंग सेक्शन लेखन विभाग पहले लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मान लीजिए कि आपने अनुच्छेद पत्र या ईमेल जो भी है, इसमें 2 लाइन कम लिखा, कोई उतना बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला है। अगर आपके व्याकरण में 1-2 प्रश्न छूट जाए तो तब सवाल उठेगा। इसलिए कभी भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है या जिसमें मार्क्स अधिक कटते हैं वे पहले करें। जैसे व्याकरण हो गया, लेखन हो गया, वाचन हो गया, लिटरेचर हो गया, साहित्य हो गया, लेखन को अंत में रखें ताकि आपको समय की कमी है, आप 2 लाइन कम भी लिखेंगे तो कोई परीक्षक आपको कम अंक नहीं देगा। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो पूरे मार्क मिलेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि लेखन विभाग सबसे ज़्यादा अंक देता है। आपने अगर सही प्रारूप का प्रयोग किया तो इसमें आपके अंक नहीं कटेंगे। मात्राओं की गलतियां कम से कम करें। अब सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद पर। अनुच्छेद बच्चों, आपको विषय का चयन करना बड़ा ज़रूरी, बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपको विषय पहले समझना है कि आपने उसमें क्या लिखना है। आपने गलत विषय का चयन किया और पता चला आप उसमें लिख नहीं पा रहे तो आपके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विषय चयन बड़ा आवश्यक है। तो जिस भी विषय का आप चयन करें उस पर एक ही अनुच्छेद 14-15 पंक्तियों में 120 शब्दों में एक ही अनुच्छेद लिखे। कई बच्चे पैराग्राफ चेंज करते हैं। अनुच्छेद का नियम ही है कि एक ही अनुच्छेद होना चाहिए, आप अनुच्छेद परिवर्तित नहीं कर सकते। जहाँ पर आपने अनुच्छेद परिवर्तन किया आपके 1 अंक वहीं पर कट गए। तो इसलिए ध्यान रखें, अनुच्छेद आपको परिवर्तन नहीं करना है। पत्र का प्रारूप दिया गया है सबको, प्रारूप सही प्रारूप का प्रयोग करें। कोई भी प्रारूप का जो आधार है वो छूटे ना। सारे प्रारूप प्रयोग करके 3 पैराग्राफ में पत्र लिखे। पहले पैराग्राफ में अपना परिचय दे कि आप कौन है और क्यों पत्र लिखा है। दूसरे पैराग्राफ में कारणों का वर्णन करें कि क्यों, पूरे विस्तार से। और अंत की औपचारिकताएं कि हम लिखते हैं, अतः आपसे निवेदन है, शिकायती पत्र है तो इस समस्या के यथाशीघ्र समाधान निकालें। प्रार्थना पत्र है तो विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना करते हैं आपके विषय के ऊपर कि मुझे 3 दिन के अवकाश जो है यथाशीघ्र प्रदान करें। अगर मान लीजिए नालियों का काम है तो जो महानगर पालिका को पत्र लिखते हैं, आपको सभी सारी चीज़ें दी गई है कि आप नालियों की साफ़ सफाई यथाशीघ्र करने की कोशिश करें अपने कर्मचारियों को भेजकर। तो इस तरह से अंतिम औपचारिकताएं जो होती है, फिर आप लिखते हो भवदीय आपका नाम। हाँ, और एक बात महत्वपूर्ण, कई बच्चे पूछते हैं कि क्या कोई भी फेक एड्रेस लिख सकते हैं क्या? देखिए, कई बार जो है बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें नाम पता दिया होता है। अगर नहीं दिया है, चाहे वह सूचना हो, ईमेल हो या पत्र हो, तो आप क ख ग विद्यालय ध्यान रखें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। प फ ब नगर
सब में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे ईमेल में अगर कोई ईमेल आईडी नहीं दिया तो abc@gmail.com XYZ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में @gmail.com लिख करके आप उसका प्रारूप शुरू कर दीजिए। तो इसमें किसी भी प्रकार के संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस लिखिए, नहीं दिया है तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क ख ग लिख करके क ख ग विद्यालय प फ ब नगर, ठीक है, नई दिल्ली, जैसे मैंने मेरे बच्चों को बताया है कि उसमें पिन कोड समावेश करें ताकि आपका पत्र जो और बेहतर लगे, ठीक है। तो प्रारूप का सही प्रयोग करके पत्र 3 पैराग्राफ में लिखिए, जो कि उसका प्रारूप ही है, फॉर्मेट ही है। उसके बाद आते हैं सूचना पर। प्रश्न संख्या 13, सूचना 4 अंक के लिए पूछा जाएगा बच्चों। प्रारूप सही, बॉक्स में बंद करिए सूचना को, जैसे कि बताया गया आपको। एड्रेस, बीच में सूचना लिखना है, सूचना करके, उसके बाद विषय, दिनांक, फिर विद्यालय से संबंधित है तो विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो आपका विषय वस्तु वो उतारिए। फिर एक 3 लाइन में फिर जो भी कार्यक्रम है, जो भी कुछ है, आप 3 लाइन में लिखिए, दिनांक, स्थान और समय। और उसके बाद लिखिए कि सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यथा समय इस स्थान पर पहुँचे। और फिर आप आगे की कार्रवाई, हस्ताक्षर, कौन सूचना लिख रहा है। नॉर्मली विद्यालय से संबंधित सूचना जो है विद्यालय की प्राचार्य लिखते हैं या प्राचार्य लिखते हैं, तो उनका नाम उल्लेख कीजिए प्रारूप को आधार बनाकर। प्रश्न नंबर 15-14 जो है बच्चों, यह है आपका विज्ञापन। विज्ञापन का सबसे बड़ा काम है आकर्षण, सबसे बड़ी खासियत है आकर्षण। तो आप अगर अपना विज्ञापन आकर्षित नहीं बनाएंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। 3 अंक का प्रश्न है, पूरे मुद्दे होने चाहिए उसमें। कलर पेंसिल का प्रयोग आप कर सकते हो अपने ट्रांसपेरेंट पाउच में। आप क्या कीजिए, कलर पेंसिल डाल लीजिए, अलग से बॉक्स मत लीजिए, अलाउ नहीं करेंगे बोर्ड सेंटर में। तो ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर ही 2-4 कलर के पेंसिल आप भर लीजिए, और कलर पेंसिल का ही प्रयोग करना है, क्रेयॉन्स का नहीं, ना ही और दूसरे वाटर कलर का प्रयोग आपको करना है। स्केच पेन का भी प्रयोग आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कलर पेंसिल। उसी भी बॉक्स में बंद करना है। विज्ञापन के जो 4 आधार हैं, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले विषय आपको लिखना है बड़े अक्षरों में, हो सके तो कोटेशन लिखिए जिसका विज्ञापन आप कर रहे हो। विज्ञापन में उपहार विज्ञान भी आ सकता है विज्ञापन, साथ में आपका जनहित में जारी भी आ सकता है। जो आप बेहतर बना सकते हैं उस पर जाइए। उपहार विज्ञापन की खासियत, उसमें उपहार होने चाहिए, ऑफर्स होने चाहिए। ऑफर्स नहीं देंगे तो आप उपहार विज्ञापन का कोई काम ही नहीं है। आप जब चलते हो एक पल के लिए आप विज्ञापन की ओर नज़र दौड़ाते हो और आप रुक कर देखते हो, क्यों? 60% की छूट, एक के साथ एक मुफ्त, ये शब्द देखकर आप रुकते हो। तो विज्ञापन की यह खासियत है। उसके बाद आते हैं तीसरा पड़ाव, जो कि विशेषता। जिस वस्तु को विज्ञापित किया जा रहा है, जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है, उस वस्तु की 4-5 विशेषताएं आपको लिखनी है, एक के नीचे एक बुलेट करके। अधिक पूरा भर के मत लिखिए, 2-2, 3-3 शब्दों में आपका उसकी विशेषता हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो है, अगर जनहित में जारी है तो लिखना है जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की ओर से जनहित में जारी, इस तरह से लिखना है। और उपहार विज्ञापन है तो पता जिसमें फ़ोन नंबर हो, पूरा फ़ोन नंबर ना लिखिए, 9422 क्रॉस 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 करके। एड्रेस भी उस तरह से, ईमेल भी लिख सकते हैं उसमें। तो ये 4 मुद्दे हैं, 4 स्टेप है जो आपको विज्ञापन में लिखना ही है। विषय सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में बोल्ड में, इसको डार्क कीजिए पेन से या पेंसिल से। दूसरा है कोटेशन, उपहार, दोनों साइड में ऐसे आप लोग इस तरह बना के बनाते हो। साथ में उसकी विशेषता है 4-5 विज्ञापन की, और अंत में उसका एड्रेस जहाँ पे ये वस्तु आपको प्राप्त होगी, ठीक है। इस तरह से विज्ञापन बनाइए। और अंतिम प्रश्न पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले एक कहानी लेखन है, लघु कथा लेखन। देखिए, लघु कथा लेखन की खासियत यह है कि आपको कथा लिखने की कला आनी चाहिए। कथा में संवाद होते हैं, प्रॉपर सही विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, कथा की सीख होनी चाहिए। अंत में सीख जो है वो लिखना आवश्यक है कि इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये लिखना बिल्कुल अनिवार्य है। कथा का एंड रोचक होना चाहिए, बीच में संवाद होने चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स आप अगर फुलफिल करते हो तो कथा लिखिए। अन्यथा ईमेल है, ईमेल का प्रारूप आपको पता है, ईमेल का सही प्रारूप का प्रयोग करके आप ईमेल लेखन कर सकते हैं ताकि आपको पूरे अंक मिले। ईमेल में देखिए 4 स्टेप्स होते हैं। ऊपर जो है आप प्रति प्रेषक CC BCC लिखते हैं,
ठीक है। सीसी बीसीसी में कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती ईमेल आईडी लिखने की, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल का जो आगे के जो पड़ाव, आगे के जो मुद्दे, उसके आधार पर आप ईमेल लिखन कर सकते हैं। अंत में ईमेल को भी बॉक्स में बंद करें, सेंड का बटन लगाए, ठीक है, बटन बनाए, वहाँ पर सेंड करके लिखिए बाएं हाथ पर। साथ में अगर आपको किसी समस्या का समाधान करना है ईमेल के माध्यम से, कोई चीज़ आपकी ख़राब हुई है तो उसकी रसीद या फिर उसका बिल आप जोड़ना चाहते हैं तो संलग्न करके एक ऑप्शन आता है आपके नाम के नीचे, वहाँ पर संलग्न लिखिए और साथ में लिखिए कि जो बिल की प्रतियाँ इसके साथ जोड़ी गई है। तो इस तरह से 3 घंटे का समय लेकर के अच्छा पेपर लिखिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अच्छे अंकों के साथ 10वीं की परीक्षाएं पास कीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेहनत कीजिए, जीवन का पहला पड़ाव है आपका, मेहनत करके आगे बढ़िए। धन्यवाद।